Hello everyone, my name is Dr. Dilip Kumar and I'm founder CMT Environment Therapy and also founder of this academy. और CMT एकेडमी का आगाज मैं लास्ट ईयर जो है कर चुका हूँ, जिसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं CMT एकेडमी के। वन ऑफ द प्रोजेक्ट ये भी है कि मैं प्रेजेंटेशंस के ऊपर लेक्चर देता हूँ और डिफरेंट स्टूडेंट्स या फिर थेरेपिस्ट मुझे अगर कहते हैं कि सर इसके ऊपर आप अपना लेक्चर बनाएं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे माय मैसेज या आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द प्रेजेंटेशन इन अ वेरी इजी वे। तो लास्ट टू टॉपिक्स कंडीशन को हम डिस्कस कर चुके हैं और ये न्यूरो की जो कंडीशंस हैं, जस्ट लाइक लास्ट हमने पार्किंसन CP, इस बार हाइड्रोसेफेलिस किया। ये मेरी CMT एकेडमी का वैसे ही पार्ट भी है। मैं डिफरेंट गल्फ कंट्रीज की तैयारी फिजियोथेरेपिस्ट को कराता हूँ, तो उसमें मैं क्वेश्चंस के साथ साथ टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये वही प्रेजेंटेशंस हैं जो टॉपिक्स में यूज होती हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड कंडीशन दैट वी कैन सी, दैट इज अ हाइड्रोसेफेलस। और ये जो प्रेजेंटेशन बनाई गई है तो बाय डॉक्टर रिमा, उनकी तरफ से बनाई गई है और मैं सिर्फ उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और यूजुअली आप कभी भी किसी की कोई भी चीज यूज करें, प्रेजेंटेशन हो वट एवर लाइन, इनफेक्ट आप किसी की कॉपी करते हो, तो उसको क्रेडिट जरूर दें, राइट। तो ये मेरे से प्रेजेंटेशन मेरी नहीं है, दैट्स वन थिंग। स्टूडेंट मुझसे शेयर करते हैं और कहते हैं कि सर इसके ऊपर आप अपनी वीडियो बनाएं, तो मैं इसके ऊपर लेक्चर दूँ। तो लेट्स कंटिन्यू विद द हाइड्रोसेफेलस। पहले तो एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे अगर हम देखें तो हाइड्रोसेफेलस बेसिकली क्या है। एम्ब्रियोलॉजी लेवल को अगर हम थोड़ा सा समझें, तो ब्रेन की डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब, जो न्यूरल ट्यूब होती है जिसके डिफेक्ट की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जिसका स्पाइना बाइफिडा वगैरह। तो न्यूरल ट्यूब की जो क्लोजर है वो 20 डेज ऑफ गेस्टेशन फेज के 28 डेज के अंदर क्लोजर हो जाती है, राइट। तो सर्टेन पोर्शंस ऑफ सेंट्रल ह्यूमन की कुछ पोर्शंस होते हैं जो एक्सपैंड करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म बेसिक पैटर्न ऑफ अ वेंट्रिकुलर सिस्टम। वेंट्रिकुलर सिस्टम बनाने के लिए जो सेंट्रल ह्यूमन है उसके कुछ पोर्शंस हैं जो एक्सपांड करते हैं, और आपका वेंट्रिकुलर जो सिस्टम है जिसको हम डिस्कस करेंगे उसमें ही ये फ्लूइड ओवर जमा हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोसेफेलस का नाम देते हैं। तो आपका वेंट्रिकुलर सिस्टम एक बेसिक पैटर्न में बना हुआ है और वो बेसिकली एक्सपेंशन है इसकी सेंट्रल पोर्शन, सेंट्रल ह्यूमन के कुछ पोर्शंस की एक्सपेंशन है बेसिकली, जिसको आप वेंट्रिकुलर सिस्टम का नाम देते हो। अब जो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज हैं, जहाँ पर फ्लूइड जो है वो भरा हुआ, वो जो कैविटीज होती हैं जो कि डेवलपिंग न्यूरल ट्यूब्स में, जो स्टिल न्यूरल ट्यूब डेवलप्ड है उसमें अराउंड जो कैविटीज हैं जिसमें फ्लूइड मौजूद होता है, एम्ब्रायो की बात हो रही है, ये वेंट्रिकल्स बनाते हैं आपके मेच्योर ब्रेन का। तो जो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज जो कि डेवलपिंग न्यूरल ट्यूब्स में मौजूद होती हैं एम्ब्रायो में, यही आपकी वेंट्रिकल्स बनाती हैं और यही आपका ब्रेन को मेच्योर बनाते हैं। डिफरेंट वेंट्रिकल्स उसमें मौजूद होती हैं, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल्स, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपके सामने पिक्चर है। ऑन योर लेफ्ट साइड लेटरल वेंट्रिकल्स, जो आप लेटरल व्यू साइड से देख रहे हो, और जो लेटरल वेंट्रिकल्स को सामने से भी दिखाया गया है, देन वी हैव अ थर्ड वेंट्रिकल एंड देन वी हैव अ फोर्थ वेंट्रिकल एज वेल। ओके, वेंट्रिकल्स, अब हम वेंट्रिकल्स की बात करेंगे। तो वेंट्रिकल्स ये वो हार्ट के वेंट्रिकल्स की तरह ही है। फर्क सिर्फ ये है कि हार्ट के वेंट्रिकल्स में जो है वो एक चेंबर है और वहां पर भी फ्लूइड मौजूद है, लेकिन वो ब्लड होता है क्योंकि वो पंपिंग ऑर्गन है। यहाँ पर ये जो वेंट्रिकल्स हैं, यहाँ पर आपका ब्रेन का जो फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रो नाम ही बता रहा है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो वो उस वेंट्रिकल्स के दरमियान जो केविटीज है, वेंट्रिकल खुद एक केविटी है, उसमें CSF जो है वो मौजूद होता है। और वो CSF कौन प्रोड्यूस करता है? कोराइड प्लेक्सस। कोराइड प्लेक्सस उनको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब जो CSF है, पहले उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वो एक स्पेशल किस्म का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो कि कोराइड प्लेक्सस प्रोड्यूस करता है, ऊपर हमने डिस्कस किया। जो मेन काम क्या करता है, आपके ब्रेन को बात करता है मतलब उसकी सर्विस कह लो, ठीक है, उनको फ्रेश करता है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। तो इट वर्क एज अ प्रोटेक्टिव एज वेल, जस्ट लाइक अगर आपके वेंट्रिकल्स में डायरेक्टली कोई चोट लगती है और ये फ्लोर जिस तरह लुब्रिकेशन का काम करता है ना, ये भी शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। वरना ये कि डायरेक्ट हिट अगर हेड इंजरी में हो तो डायरेक्टली एक तो प्रोटेक्टिंग लेयर आपके पास स्कल मौजूद है, उसके अराउंड भी जो फ्लूइड होता है वो थोड़ी बहुत मूवमेंट भी अलाउ करता है और प्रोटेक्शन और सपोर्ट भी अलाउ करता है। ये मेन काम है CSF। CSF कोराइड प्लेक्सस से प्रोड्यूस करता है, लेकिन कोराइड प्लेक्सस भी किसका? लेटरल थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, राइट। So the CSF is produced by the choroid plexus of lateral third and fourth ventricle. नॉर्मल टोटल वॉल्यूम अगर CSF का एक, मैं ओवरऑल हम एडल्ट की बंदे की बात करें तो 130 से 150 ml जो है वो होता है नॉर्मल। इसकी एक क्वांटिटी, एक वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। और 30 से जो 50 ml है वो वेंट्रिकल्स में होता है।
और जो 100 ml होता है वो सब एरेकनॉइड स्पेस में। अगर हम मेनिंजेस लेयर्स की बात करें तो हमारे पास पाया, ड्यूरा, अरेकनॉइड लेयर्स, 3 लेयर्स होती है हमारे पास। तो सब अरेकनॉइड स्पेस में ही सीएसएफ मौजूद होता है। तो अगर टोटल एमएल कितना होता है, 150 ml, राउंड अबाउट 130 to 150 ml मौजूद होता है। उसमें से 30 से 50 ml वेंट्रिकल्स में होता है, ये जो वेंट्रिकल्स हमने डिस्कस की, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड एंड फोर्थ। और 100 ml उस सब अरेकनॉइड, सब मतलब नीचे, अरेकनॉइड के नीचे स्पेस होता है जिसको सब अरेकनॉइड स्पेस कहा जाता है। CSF is mainly produced reabsorbed by the choroid plexus, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Arachnoid granulation at a rate of about 20 ml per hour or 500 ml per day during जब डेवलपमेंटल हो रही होती है, तो 20 ml पर घंटे के हिसाब से या 500 ml पर डे के हिसाब से ये नॉर्मली प्रोड्यूस होता है इस रेट के साथ। सीएसएफ की अगर आप पिक्चर्स की बात करें या फ्लो की बात करें, तो ये लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आता है। और लेटरल वेंट्रिकल दो होती हैं, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आता है थ्रू द फोरामेन ऑफ मुनरो, यहाँ पर एक फोरामेन मौजूद होता है। और फिर थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आता है थ्रू द एक्वेडक्ट, वो डक्ट होती है, एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वी। और फोर्थ वेंट्रिकल से सब अरेक्नोइड स्पेस में आता है फोरामेन ऑफ लश्का एंड मैगेंटी। तो 3 तरह के हमारे पास पाथवे मौजूद हैं। तो पहले लेटरल वेंट्रिकल से फोर्थ थर्ड वेंट्रिकल में आता है थ्रू द फोरामेन ऑफ मनरो। देन फिर थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ में आता है थ्रू एक्वेडक्ट, एक एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वी है। और फोर्थ वेंट्रिकल से ऑनवर्ड सब रेटिनोइड स्पेस में जाता है जो राउंड अबाउट 100 ml होता है, फोरामेन ऑफ लश्का एंड मैगेंडी। अगर आप पिक्चर देखें तो ये आप एक लेटरल व्यू किसी स्कल का, ब्रेन का देख रहे हैं, जो बिल्कुल सेरेब्रल हेमिस्फेयर से बीचों बीच जो है वो काटा गया है। अब इसमें आपको लेटरल वेंट्रिकल जो शो हो रहा है, तो लेटरल वेंट्रिकल से पहले ये थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, अगर तो उसके थ्रू रास्ता कौन सा है, फोरामेन ऑफ मुनरो के थ्रू, फिर थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से सब अरेकनॉइड स्पेस में, राइट। हाइड्रोसिफिलिस की अब मेनली बात करें तो जो सीएसएफ है, अगर उसकी एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाए, एक तो नॉर्मल सीएसएफ मौजूद होता है ब्रेन में जिसकी हमने क्वांटिटी वेंट्रिकल्स में देख ली कि टोटल 130 to 150 ml होता है। अगर ये एक्यूमुलेशन हद से ज्यादा बढ़ जाए, लेट सपोज मोर देन 150 ml हो जाए, उसको हम कहेंगे हाइड्रो। हाइड्रो मतलब पानी, सिफिलिस मतलब ब्रेन में, तो ब्रेन के पानी को हम सीएसएफ कहते हैं। तो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ फ्लूइड विद इन द केविटीज, जिसको हम वेंट्रिकल्स का नाम देते हैं, इनसाइड द ब्रेन, ऑब्वियस बात है, उसको हम कहेंगे हाइड्रोसेफेलस। अब सीएसएफ प्रोड्यूस करता है, एब्जॉर्ब करता है कोरॉइड प्लेक्सिस, और वो वेंट्रिकल्स में मौजूद होता है, सर्कुलेट करता है थ्रू द वेंट्रिकुलर सिस्टम जिसको हमने डिस्कस किया, और फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। दिस इज द हाउ यू विल सी द हाइड्रोसेफेलस की वेंट्रिकुलर की जो साइज है वो भी बढ़ जाएगी। अब जाहिर सी बात है, अगर पानी ज्यादा जमा हो गया मोर देन 150 ml, तो वेंट्रिकल्स भी तो साइज में बढ़ेंगे ना। इट्स लाइक ए बलून, एक पानी बलून में जितना आप फिलअप करोगे वो उतना बढ़ता रहेगा साइज में। तो वेंट्रिकुलर साइज भी बढ़ जाती है क्योंकि जो सीएसएफ का इनफ्लो है या सीएसएफ की एक्यूमुलेशन है वो बढ़ गई है। तो सीएसएफ की हद से ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा प्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन के बढ़ जाने को आप कहते हो हाइड्रोसेफोलिस, ठीक है। ओके, ये आपके सामने एक बेबी की पिक्चर है जिसको जो हाइड्रोसेफेलिस का बेबी है, तो आपके सामने शो की गई है कि एक नॉर्मल हाइड्रोसेफेलिस का पेशेंट है, तो उसको जब नॉर्मल व्यूज में, रेडियोलॉजिकल व्यूज में देखा जाता है तो इस तरह करके शो होता है वो। कॉजेज की अगर हम बात करें तो हाइड्रोसेफेलिस बर्थ के टाइम भी, जिसको आप कंजेनाइटल कहते हो, बर्थ के टाइम, एट द टाइम ऑफ बर्थ भी डेवलप हो सकता है पानी जो है, जिसको आप प्राइमरी हाइड्रोसेफेलिस कह सकते हो। और एक्वायर्ड भी हो सकता है। एक्वायर्ड मतलब आफ्टर द डेवलपमेंट, अगर डेवलप बर्थ के बाद होता है तो हेमरेज की वजह से, मेनिंजाइटिस की वजह से, हेड ट्रामा की वजह से, या किसी ट्यूमर या सिस्ट की वजह से, उसको आप सेकेंडरी कह सकते हो। तो हाइड्रोसेफेलिस की हमने डेफिनेशन देख ली। क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन मतलब क्लिनिकली प्रेजेंटेशन किस तरह की होती है हाइड्रोसेफेलिस के बेबी की, नॉर्मली ये एट द बर्थ होता है, तो हम यहाँ पर बेबी वर्ड ही जो है वो यूज करेंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, हेडेक, नोजिया या वॉमिटिंग। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मतलब बच्चे में जो जीसीएस स्कोर है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो इम्पेयर्ड या डिक्रीज आपको देखने को मिलेगी। पेपली एडिमा या डिक्रीज विजन एंड एब्ड्यूसेंस, पाल्सीज देखने को मिल सकती हैं। डिक्रीज विजन से मुराद बच्चे में कुछ रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विजनरी, लाइक ट्रैकिंग रिफ्लेक्सेस वगैरह, वो देख के आप कहते हो कि बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं करता, इशारा दे दिया, आवाज को रेस्पॉन्ड करना हो गया। दिस इज हाउ यू गेट एबनॉर्मलिटीज भी देखने को मिल सकती है। उसी के साथ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू करते हुए, हेकिम्स ट्राइड्स ऑफ गेट इनस्टेबिलिटी, जिसमें 3
प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। यूरिनरी इनकंटिनेंस मतलब जो यूरिनरी का इनफ्लो है या जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें रुकावट। डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, जो कि रियरली टिपिकली मैनिफेस्टेशन है। और नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस की जो डिमेंशिया है वो रिलेटिवली टिपिकली मैनिफेस्टेशन है किसकी, एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है, चीज है। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस एक वन ऑफ द टाइप। डायलेटेड स्कैल्प वेन्स, जो स्कैल्प की वेन्स होती हैं उनमें वो सोलन देखने को मिलेंगी, मतलब डायलेटेड देखने को मिलेंगी। एंटीरियर फॉन्टेनल वाइड ओपन एंड बल्जिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें स्पेशली बच्चे का जो हेड सरकमफेरेंसेस है, जो बच्चे के सर की गोलाई है, वो बड़ी हुई देखने को मिलेगी। सेटिंग सन साइन देखने को मिलेगा। ब्रिस्ट टेंडन रिफ्लेक्सेस स्पास्टिसिटी, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन की सिम्टम देखने को मिलेगी। क्लोनिस बेबिन्स्की जो रिफ्लेक्स है वो पॉजिटिव मिलेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू करते हैं। आईज दैट अपेयर टू बी गेज डाउनवर्ड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। बच्चे का जो साइज है वो भी बड़ा खासा देखने को मिल रहा है, और आईज की अगर आप देखेंगे तो गेज डाउनवर्ड साइज। इरिटेबिलिटी, सीजर्स जो कि एक न्यूरल सिम्टम्स है। सेपरेटेड सूचर्स, जो सूचर्स होता है, सूचर्स वैसे तो इमूवेबल ज्वाइंट्स है जो स्कल के ज्वाइंट्स हैं। स्लीपनेसनेस, स्लीप डिप्रीवेशन, वॉमिटिंग, उल्टी। उसी तरह क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू करते हैं। पुअर हेड कंट्रोल, जो बच्चे में हेड कंट्रोल है वो देखने को नहीं मिलेगा, जिस तरह डिलेड माइलस्टोन में या लेट मिलेगा। लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। पुअर साइकोमोटर कोऑर्डिनेशन, जो भी साइकोमोटर कोऑर्डिनेटिव स्किल्स हैं कमांड को फॉलो करने वाली, उसमें रुकावट होगी। फाइन मोटर स्किल, जो छोटी हाथ की मूवमेंट्स हैं, लाइक इनफेक्ट फीडिंग और सकिंग में भी, जो उसमें भी देखने को मिल सकती है डिस्टर्बेंस। स्पेशल ओरिएंटेशन, मतलब एबिलिटी टू असेस द साइड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, उसमें भी आपको रुकावट देखने को मिलेगी, जजमेंट वगैरह में। और पोजीशन या क्वांटिटी में आल्सो भी इम्पेयर्ड। प्रॉब्लम विद ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी देखने को मिल सकती है। इमेजिंग स्टडीज की बात करें तो एक्सरे के जो प्लेन फिल्म्स हैं उसमें आइडिया हो जाता है, वहां पर आप देख सकते हो कि बोन की जो साइज है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, तो बोन साइज अच्छी खासी बड़ी हुई है, तो आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह माइक्रोसेफेली में सर छोटा हो जाता है, मेगालोसेफेली में, मेगालोसेफेली तो वर्ड नहीं होता, वैसे भी होता है, और उसमें हमें बड़ा हुआ साइज, तो हाइड्रोसेफेलस भी उसी का। तो जो सूचर्स की है वो सेपरेशन देखने को मिलती है एक्सरे। अल्ट्रासाउंड और एमआरआई कैन बी प्रेफरेबल। सीटी स्कैन हाइड्रोसेफेलस का देखने को मिल सकता है, करवा सकते हो, जिसमें आपको अच्छा खासा उसमें साइज बड़ा हुआ देखने को मिलेगा। जो ब्लैक एरिया है विच इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, उसके बुनियाद पे आप जज कर सकते हो। नॉर्मल ब्रेन और उसकी वेंट्रिकल्स हैं, जिसका आपको साइड व्यू और सामने वाला व्यू दिखाया गया है। उसी से वापस अगर हाइड्रोसेफेलस का देखें तो ये जो मरून या पर्पल कलर से आपको डिनोट किया गया है, ये फ्लूइड को इंडिकेट करता है। तो ये हाइड्रोसेफेलस ब्रेन में जो एक्युमुलेशन है एक्स्ट्रा सीएसएफ की, आप नॉर्मल में देखें तो कितना हमें छोटा सा एच करके, एच लेटर करके दिखाया गया है, और इसी तरह अगर हाइड्रोसेफेलस ब्रेन को देखें तो आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, जो वेंट्रिकल्स हैं वो सोलन, क्योंकि फ्लूइड की एक्युमुलेशन ज्यादा है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मेन तीन क्लासिफिकेशन है, मैकेनिज्म्स हैं, जो क्लासिफिकेशन को इंडिकेट करता है कि हाइड्रोसेफेलस के डेवलपमेंट होने के तीन मैकेनिक्स हैं हमारे पास। पहले है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन नाम ही बता रहा है कि सीएसएफ की एक्स्ट्रा मोर देन नॉर्मल ओवर प्रोडक्शन हो जाना, जो कि एक कम्युनिकेटिंग टाइप है। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द सीएसएफ बाय द अरेकनॉइड। अब सीएसएफ तो मौजूद है, लेकिन सीएसएफ को जो एब्जॉर्ब करने वाले विलाई हैं, जो अरेकनॉइड विलाई होते हैं जो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अगर सीएसएफ को एब्जॉर्ब करने वाले विलाई ही सीएसएफ को सही से एब्जॉर्ब नहीं करे तो भी एक्यूमुलेशन हो जाएगी। दिस इज द सेकंड मैकेनिक्स या इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर कम्युनिकेटिंग सीएसएफ हाइड्रोसेफेलस। दूसरा है ऑब्स्ट्रक्शन टू द सीएसएफ फ्लो। अब जो सीएसएफ प्रोड्यूस हो गया, नॉर्मली प्रोड्यूस हुआ है, ओवर प्रोडक्शन नहीं हुई, नॉर्मल प्रोडक्ट। पहला पहला है ओवर प्रोडक्शन, तो उसको हम कहेंगे कम्युनिकेटिंग टाइप ऑफ द हाइड्रोसेफेलस। अब प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन प्रोड्यूस को एब्जॉर्ब करने वाले जो अरेक्नॉइड विलाई हैं वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो दूसरी टाइप हो जाएगी डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर या कम्युनिकेटिंग टाइप ऑफ द हाइड्रो। तीसरी है ऑब्स्ट्रक्शन टू सीएसएफ फ्लो। अब सीएसएफ जो प्रोड्यूस हुआ, नॉर्मल प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, लेकिन जो वो फ्लो कर रहा है लेटरल से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से सब अरेक्नॉइड स्पेस में, उसमें रुकावट है, पैसेज, उसको हम कहेंगे इंट्रावेंट्रिकुलर या नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप ऑफ द हाइड्रोसेफेलस। तो तीन मैकेनिक्स हमने पढ़ ली। अब फिर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हाइड्रोसेफेलस में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट तो हमारा डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर सीएसएफ को पहले फ्लूइड को शंट के थ्रू निकाला जाता है सर्जिकल प्रोसीजर
के थ्रू, उसके बाद अगर कोई डेवलपमेंटल डिलेज, डेवलपमेंटल माइलस्टोन डेवलप हुए हैं, तो फिजियोथेरेपी या अदर थेरेपीज की तरफ जा सकते हैं। तो परसिस्टेंट जो कंप्रेशन है ब्रेन की, मतलब मुस्तकिल तौर पे कंप्रेशन दी जाती है ब्रेन की, ताकि फ्लूइड, क्योंकि वो डेवलपिंग स्टेज में होता है ना, तो ब्रेन को, स्कल को आप जो है कंप्रेस कर सकते हो। तो डिफरेंटली ग्लायोसिस, कॉर्टिकल डिस्टॉर्शन, न्यूरोनल डैमेज, एक्सोनल टीयरिंग along the longitudinal fiber, etc. And treatment is ultimately mandatory, right? अगर आपको मिल गया तो। वेंट्रिकुलर शंटिंग अभी मैंने डिस्कस किया था, इसमें एपी और वीपी और वीए शंट लगाए जाते हैं बेसिकली, जिसमें डायरेक्टली सर्जिकल मेथड के थ्रू फ्लूइड को सक किया जाता है, शंट लगाया जाता है। सीएसएफ डायवर्जन इसको हम कहेंगे, ये एंडोस्कोपिक होता है। और थर्ड, वेंट्रिकुलोस्टोमी, वेंट्रिकुलर में सर्जिकली इसको किया जाता है। E3V और एंडोस्कोपिक इक्वलो डक्टोप्लास्टी, ये उनके कुछ वर्ड्स हैं सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फिर वेंट्रिकुलर शंट की अगर हम बात करें तो वीपी और जो वीए शंट है वो भी लगाया जाता है। इसे हम सेरिब्रल शंट कहते हैं। इसमें डायरेक्टली एक वेंट्रिकुलर कैथेटर जो है प्लेस किया जाता है वेंट्रिकल्स में, बाईपास करने के लिए, टू बाईपास द फ्लो, और डायरेक्टली फ्लूइड को जो है वो ड्रेन किया जाता है इनटू द, जो भी आपका कैथेटर था उसमें, और उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहां से निकाला जाता है। एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, ईटीवी, ये सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एक छोटा सा सुराख किया जाता है। नाम ही बताता है, थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी है ना, तो थर्ड वेंट्रिकल में छोटा सा सुराख किया जाता है, स्पेशली थर्ड वेंट्रिकल में, ब्रेन की थर्ड वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से सीएसएफ का जो फ्लूइड है वो दूसरे एन अदर एरियाज में हो जाता है, और ब्रेन के दूसरे एरियाज में चले जाते हैं बाईपास करके, और वहां पर उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। इस तरह करके आपके जो फिर उसको शंट को निकाला जाता है इनडायरेक्टली, मतलब एक पैसेज वे प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये थर्ड वेंट्रिकल में होता है सर्जिकली, इसीलिए इसको थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी कहा जाता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो शंट मेल फंक्शन की वजह से, अगर शंट ठीक से काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से, उसके फेलियर की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है। शंट के ट्रैक्ट, वो जो हम बाईपास कर रहे थे, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी फॉलोइंग द सर्जरी, जो कि मोस्ट कॉमन रीजन है शंट फेलियर का। आल्दो शंट जनरली अच्छा खासा काम करता है, लेकिन अलबत्ता एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अब हम आ जाते हैं फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन से, अगर वहां पर कुछ डेवलप हुए हैं तो अचीवमेंट, प्रोमोट अचीवमेंट ऑफ द फिजिकल माइलस्टोन जो डेवलप हुए हैं, अगर वो डिले हो गया तो उनको अचीव करना, लाइक सिटिंग, स्टैंडिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, एक्सेट्रा। मैक्सिमाइज करना इंडिपेंडेंस बच्चों में, उसकी मोबिलिटी को इंडिपेंडेंट बनाना। एक्सरसाइज कराना ताकि उसमें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, ब्रेन अफेक्टेड है तो बैलेंस अफेक्टेड होगा, उसको प्रोमोट करना एक्सरसाइजेस के थ्रू। एक्सरसाइज करके स्ट्रेच और स्ट्रेंथन करना वो मसल्स जो टाइट है, और वो स्ट्रेंथन करना मसल जो वीक है। पोस्ट ऑपरेटिव की अगर हम बात करें तो एनआईसीयू जो होता है, बच्चों का जो आईसीयू होता है, उसके फेस में बड़ा रोल है, ठीक है। प्रिवेंशन करना कॉम्प्लिकेशन जो अभी हमने इतनी सारी डिस्कस की, उनको करना। प्रोटेक्शन करना, जो इंसिजन साइट है ये नर्सिंग में आ जाता है वैसे, जो इंसिजन साइट है जहाँ पे सर्जरी हुई है उसको प्रोटेक्ट करना, कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। चेस्ट की क्लियरेंस वाया पल्मोनरी ड्रेनेज वगैरह, पोस्टल ड्रेनेज वगैरह, और पोजिशनिंग। फेज टू की अगर हम बात करें तो वो इनवार्ड है, पहले एनआईसीयू फेज वन, फेज टू इनवार्ड है, जहां पर आप रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्सरसाइज कराते हो, पोजिशनिंग, पोस्टल ड्रेनेज वगैरह। एंकल टो एक्सरसाइजेज और एंकल असिस्टेड या पैसिव मूवमेंट्स कराना, ताकि जो वीनस पुलिंग है वो ना हो, ब्लड पुलिंग ना हो। ब्रीदिंग और चेस्ट एक्सपेंशन टेक्निक्स जैसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह, और चेस्ट क्लियरिंग टेक्निक्स जिसका पोस्टल ड्रेनेज। फिर फेज थ्री आ जाता है। अब हम आ गए, पहले आईसीयू में थे फेज वन में, फिर आप जो है वो वार्ड में थे। अब आउट ऑफ द आईपीडी छोड़ के अब आप आ जाते हैं ओपीडी में। ओपीडी में जब आओगे तो मोटर डेवलपमेंटल के ऊपर काम करोगे, बुबार टेक्निक, एनडीटी जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, बैलेंस एंड कंट्रोल और रिलैक्सेशन के लिए, हेड कंट्रोल अचीव कराना, राइट, स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करना बाय डिफरेंट मेथड, पीएनएफ मेथड्स है, और भी बहुत सारे मेथड है, रेसिप्रोकल इनहिबिशन है, रिदमिक इनिशिएशन है, वीक मसल की स्ट्रेंथनिंग करवाना। करेक्ट। गलीलू एक टेक्निक है जो वाइब्रेटरी प्लेट यूज करती है नर्व्स और मसल्स के ऊपर। सेंसरी डाइट की अगर हम बात करें, सेंसरी की बात करें तो सेंसरी डाइट होती है जिसमें डिफरेंट टेक्सचर्स मॉड्यूलेशन यूज कराते हैं, रफ, स्मूथ, एक्सेट्रा करके। विजनरी विजुअल स्कैन फोकसिंग कराना, ट्रैकिंग कराना, फोकस कराना किसी के ऊपर, ट्रैकिंग कराना, कोई चीज को ट्रैक कराना, उसको फोकस करना। बच्चा तो उसी के ऊपर फोकस करना, बच्चे के सामने कोई चीज पास करना, बच्चा उसको ट्रैक करे, इस तरह करके। ऑडिटरी ट्यूनिंग फोक्स वगैरह यूज करना, डिफरेंट साउंड, सेंसरी इंटीग्रेशन है इटसेल्फ। बैलेंस के हवाले से हमने डिफरेंट अनस्टेबल सरफेसेस के ऊपर रीच आउट, पोजिशनिंग वगैरह।
स्पेशल एजुकेशन में लर्निंग डिसेबिलिटीज को ओवरकम करने के हवाले से प्ले थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, डिफरेंट बच्चों के साथ जो है वो गेम्स जोन्स वगैरह, फाइन मोटर स्किल ट्रेनिंग लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एडीएल आइडियल के ऊपर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में पजल सॉल्विंग, डिफरेंट तरह के टास्क दे देना, डिफरेंट तरह के पजल दे देना, डिफरेंट साइज के, डिफरेंट शेप्स के तरह करके। ऑक्यूपेशनल थेरेपी ताकि पेशेंट इंडिपेंडेंट हो सोशली और फाइनेंशियली। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, दिस वाज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द हाइड्रोसेफेलस। ये मेरे डिफरेंट बुक सीरीज है अंडर ग्रेड और ग्रेजुएशन लेवल पे। मैंने कैंसरोलॉजी और बायोमेकेनिक्स के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स पुट अप किए हुए हैं। पूरी की पूरी बुक्स मैंने पढ़ाई टीच की हुई है, जिस तरह मैं आपके सामने ये सेरेब्रल पाल्सी को पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे हैं और डिफरेंट लाइसेंस देना चाह रहे हो गल्फ कंट्रीज के, तो उसके हवाले से तो वैसे ही मेरी एकेडमी है। मैं प्रोमेट्री गल्फ कंट्रीज की प्रिपरेशन कराता हूँ। एनपीटी के कुछ बुक्स हैं, कैप्लान हो गया, स्कॉट गिल्स हो गया, उनके ऊपर लेक्चर देता हूँ। और ये डिटेल्स आपके सामने, ये मेरी दो बुक्स हैं, एक मैनुअल थेरेपी के ऊपर, एक एमसीक्यू बुक है। और एमसीक्यू बुक अभी फिजिकली लॉन्च नहीं हुई, मैनुअल थेरेपी वाली हो चुकी है। प्रोमेट्रिक गल्फ कंट्रीज की मैं ऑलरेडी तैयारी कराता हूँ। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी, चाहे फेसबुक चाहे गूगल पे करें, आपको मिल जाए। ठीक है। मजीद अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो, कोई और प्रेजेंटेशन हो जिसके ऊपर आप कहें कि मैं लेक्चर देना चाहूँ और वो प्रेजेंटेशन आपके पास मौजूद हो, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। ठीक है। थैंक यू।